हाँ जी, आज के करंट अफेयर्स 6 अगस्त 2020 के सबसे पहला जो करंट अफेयर था वो था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, इसका बेसिकली अभी कोविड के चलते हुए सरकार ने ना एक ड्राफ्ट इशू नया किया था, तो उसके रिगार्डिंग करंट अफेयर आया हुआ था। पर इसे समझने से पहले एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है ये समझना जरूरी है। देखो, कोई भी जो लार्ज स्केल बड़े स्केल का प्रोजेक्ट किया जाता है ना, चाहे वो कोई एक बड़ी फैक्ट्री लग रही हो, इंडस्ट्री लग रही हो, चाहे डैम बन रहा हो, या कोई भी जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिनका अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पे असर डल सकता है, इन्वायरमेंट पे कोई ना कोई असर डल सकता है, उन प्रोजेक्ट्स की खासकर इम्पैक्ट असेसमेंट करना जरूरी होता है कि इन्वायरमेंट पे वो कितना असर डालेंगे। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA में होता क्या है? EIA में हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से फायदे कितने हो रहे हैं, पॉजिटिव्स कितने हो रहे हैं, नेगेटिव्स कितने हो रहे हैं। नेगेटिव्स मतलब इन्वायरमेंट और वहां पे रहने वाले लोगों को भी इवन कितना ज्यादा हार्म पहुंच रहा है। तो हमें पॉजिटिव भी पता चल गया कि अच्छा, हम पॉजिटिव अगर इस प्रोजेक्ट को लगाते हैं, अगर ये इंडस्ट्री लगती है तो ये फायदे होंगे इंडिया को और इस इलाके को, और नेगेटिव में ये नुकसान होगा। फिर इस इन्हें वे किया जाता है कि नुकसान ज्यादा है या फायदे ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारी इंडस्ट्री, डैम या ऐसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसे क्लियरेंस मिलती है। ठीक है, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये सरकार की एक पूरी प्रोग्राम होता है जहाँ पे इफेक्ट प्रोडिक्ट किया जाता है। यहाँ देखो, यहाँ सारे पॉइंट लिखे हैं। डिसीजन मेकिंग टूल है, ये तुम्हें पेपर में कैसे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं मैं वैसे बता रहा हूँ। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टेटमेंट हो सकती है कि ये एक डिसीजन मेकिंग टूल है, वो स्टेटमेंट सही होगी। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी ऐसे वर्ड का कॉम्बिनेशन यूज करके स्टेटमेंट बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल और एडवर्स दोनों कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं। अब इसके टोटल 8 स्टेप्स होते हैं EIA करने के। सबसे पहले होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में ये देखा जाता है कि ये जो प्रोजेक्ट आप लेके आए हो, क्या वो इतना बड़ा सिग्निफिकेंस का है कि उसका EIA किया जाए, क्योंकि सरकार की भी तो रिसोर्सेज खर्च होती हैं इसमें अगर इसे कैरी आउट करना है। तो ये जो प्रपोज प्रोजेक्ट है, इसे EIA करना है या इतना छोटा प्रोजेक्ट है कि इसे कंसिडर करने की जरूरत नहीं, सबसे पहले ये डिसाइड होता है। फिर होता है स्कूपिंग। स्कूपिंग का मतलब है कि स्कोपिंग का मतलब है कि अब तुम उन पॉइंट्स पे फिक्स करोगे जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं इसके लिए। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो वाले पॉइंट्स को लिस्ट किया जाता है। तीसरा होता है इम्पैक्ट एनालिसिस, कि अब इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस किया जाता है जिन पॉइंट्स पे अब तुमने स्कोपिंग की थी कि ये चीजें कंसिडर करनी जरूरी है। जैसे लेट्स सपोज डैम बन रहा है, डैम का जहां पानी रुकेगा कितने एरिया को वो फ्लड करेगा, कितने पेड़ जंगल पानी के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, जो मेरीन लाइफ है, अब मछलियां तो लगातार नदी में चल रही होती हैं और मिट्टी भी उसमें से निकलती है, वो जो मिट्टी अब आके डैम के उसमें फंसेगी और मेरीन लाइफ की मूवमेंट रुक जाएगी, उससे कितना उनकी स्पीशीज पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद जिस एरिया को फ्लड किया है तुम्हारे डैम ने, क्या वहां पे कोई खेत तो नहीं थे, क्या वहां कोई लोग तो नहीं रहते थे, उनका क्या होगा। तो सब कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस है। उसके बाद की जाती है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि कैसे ये जो डैमेज हो रहा है इसे कम किया जा सके या हो ही ना, कैसे ये किया किया जा सकता है। मतलब ऑब्वियसली सारा डैमेज तो नहीं रोका जा सकता, कम से कम डैमेज कैसे हो, वो मिटिगेशन के स्टेप्स होते हैं। उसके बाद रिपोर्ट पब्लिश होती है। ठीक है, जिसके मुताबिक डिसीजन लिया जाता है। तो अब रिपोर्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, क्या क्या इश्यूज आने वाले हैं, और क्या स्टेप्स उठाए जाएं जिससे ये कम किया जा सकता है, ये सब कुछ उस रिपोर्ट के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद रिव्यू किया जाता है, रिव्यू में डिसीजन मेकिंग हो जाती है। ठीक है, फिर फाइनल डिसीजन मेकिंग होगी, रिव्यू किया फिर डिसीजन मेकिंग की। उसके बाद जब प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गया, हर स्टेज पे देखा जाता है कि जो स्टेप्स रेकमेंड किए गए थे, क्या वो इंडस्ट्री वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये होता है
एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का पूरा पोर्टफोलियो। तो 2020 में अभी जो तुम्हारे कोविड के चलते टाइम पिछले महीने किया है, सरकार ने एक ड्राफ्ट पब्लिश किया। ड्राफ्ट का मतलब होता है अभी ये फाइनल नहीं है चीज, अभी सिर्फ पब्लिक व्यू के लिए ओपन की है। तो इसमें हुआ क्या है, 2020 का ड्राफ्ट यहाँ से शुरू होता है। इससे पहले तो हिस्ट्री बताई हुई है EIA की। 2020 के ड्राफ्ट ने पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया। इसका क्या मतलब है कि अब ज्यादातर डिसीजन मेकिंग फिर से ब्यूरोक्रेट्स के पास आ गई है। वो किसी भी चीज को बिना पब्लिक में लाए क्लियर कर सकते हैं। तो अगर कोई लेट्स सपोज ब्राइब दे सके, कुछ दे सके, तो ऐसी सारी चीजों का पोटेंशियल और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि सरकार लिटरली किसी भी प्रोजेक्ट को बिना बताए क्लियर कर सकती है। उसका भी उन्होंने एक हल निकाला हुआ है कि पब्लिक, देखो जितनी पब्लिक इन्वॉल्व होगी उतने कम चांसेस होते हैं करप्शन होने के, बिकॉज कहीं ना कहीं लोग पॉइंट आउट कर देंगे। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में अब सरकार ने एक चीज निकाली है जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक टैग। स्ट्रैटेजिक टैग में क्या होता है, स्ट्रैटेजिक टैग में सरकार किसी भी प्रोजेक्ट को बोल सकती है कि ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट अगर जैसे ही वो मार्क होगा, उसकी कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में रिलीज ही नहीं की जाएगी, यानी कि फिर उसकी कोई पब्लिक सुनवाई ही नहीं होगी, यानी कि पब्लिक उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं कर सकती। इससे पहले भी स्ट्रैटेजिक टैग एग्जिस्ट करता था, पर वो सिर्फ नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी वाली चीजों पे एग्जिस्ट करता था। अब सरकार ने क्या कहा है कि हम किसी भी चीज को स्ट्रैटेजिक का टैग दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये इस कारण बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। एग्जामिशन की बहुत बड़ी लिस्ट कर दी है, जैसे बॉर्डर एरिया में रोड्स, पाइपलाइंस होगी, ऐसे ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये सब कुछ जो भी पता है। अगला करंट अफेयर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पिछले साल 5 अगस्त को, अगर तुम्हें याद होगा, हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। आर्टिकल 370 खत्म होने से लेके आज तक तुम जम्मू कश्मीर का जो ज्यादा टाइम रहा है ना, वो ज्यादा टाइम लॉकडाउन में ही रहा है उनका। कश्मीर बंद ही रहा है। कश्मीर कितना डिस्टर्ब्ड है, अंदर चल क्या रहा है, लिटरली कोई न्यूज तक नहीं बाहर आ रही। तो इसके चलते हुए तुम्हारी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आता कट गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल करके है, उसने हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स वालों को बोला कि प्लीज आप अपना ऑफिस तो ओपन कीजिए वहां पे, ताकि पता तो चले वहां पे अगर किसी के साथ कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो कंप्लेंट तो लिखवा सके। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है क्या? देखो, ये हमने 1993 में बॉडी बनाई थी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के चलते हुए ये एक्ट था। तो ये कौन सी बॉडी हुई? देखो, दो तीन टाइप की जो बॉडीज होती हैं। स्टैच्यूटरी बॉडी। हाँ जी, बिल्कुल। कोई चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है वो होगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। किसी चीज का कोई एक्ट एग्जिस्ट करता है वो होता है स्टैट्यूटरी। और तीसरी टाइप की होती हैं, अगर कोई बस प्रेसिडेंट के साइन से ही बन जाए, कोई उसका एक्ट, कोई प्रोविजन कुछ नहीं एग्जिस्ट करता, उन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इसका ये एक्ट एग्जिस्ट करता है ना, एक्ट मतलब पार्लियामेंट ने कुछ ना कुछ एक्ट पास किया, पार्लियामेंट ने कोई ना कोई कानून बनाया है। ठीक है, जिसका कोई पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, ठीक है, उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो तुम्हें डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब स्टेटमेंट बन के, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, बिना एक्ट मेंशन किए अगर लिखना हो तो बस एक वर्ड में लिख सकते हैं कि ये स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का अपने आप मतलब होगा कि कोई ना कोई इसके पीछे एक्ट जुड़ा हुआ है। क्लियर है? उसके बाद इसकी जिम्मेदारी क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन और प्रमोशन करना ह्यूमन राइट्स की, ताकि सबको बराबर के हक मिल सके, कम से कम लाइफ और लिबर्टी और इक्वालिटी, डिग्निटी, ये वाले हक मिले। ठीक है,
तो कोई भी जो वायलेशन होती है तुम्हारे ह्यूमन राइट्स की, ठीक है, तुम्हें कोई अधिकार है, तुम्हें कहीं कोई स्पीच नहीं करने दे रहा, तुम्हारी जान को कोई खतरा है, तुम्हें तुम्हारे रिलीजन को पूजने नहीं दे रहा, ये सब कुछ पॉलिटी में भी पढ़ते हैं हम, तो ये सब कुछ मतलब ये बॉडी दोबारा पॉलिटी में भी आएगी, जो पॉलिटिक्स का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी आती है, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लेना, दोबारा भी आएगी। तो इसमें इसका और क्या क्या काम है, ये कोई भी वायलेंस हुई है, कोई भी चीज, कोई भी कंप्लेंट इसके पास आई है वायलेंस की, जो गवर्नमेंट ने कमिट किया है, ठीक है, या किसी पब्लिक सर्वेंट ने कमिट किया, उसके ऊपर ये इंक्वायरी करती है, ये स्टेप्स रिकमेंड करती है कि कैसे हम ह्यूमन राइट्स को लागू कर सकते हैं और लोगों के लिए प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। क्यों, जो तुम्हारे खासकर डिस्टर्ब्ड एरियाज है ना, जहाँ पे आर्मी को एक्स्ट्रा पावर्स हैं, वहां पे तो ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होते हैं। ऐसे देखो, आर्मी का काम आसान नहीं है, किसी एक को कुछ करने जाएंगे, कई बार दूसरे किसी और को हार्म जरूर पहुंचता है, तो इस कारण जो ये ह्यूमन राइट्स हैं, इन्हें हर टाइम बचा के रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लस तुम्हारी नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करना भी जरूरी है, तो लोगों के पास हक भी होने चाहिए, लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए, तो एक बैलेंस बना कर रखना पड़ता है। एक सिक्योरिटी जो तुम्हारी आर्म्ड फोर्सेस दे रही है, पर कई बार आर्म्ड फोर्सेस जो गलत कर जाती हैं, कई देखो सारे सोल्जर्स कभी गलत नहीं होते, पर कुछ अपनी पावर्स का एक्स्ट्रा फायदा उठाने की कैपेबिलिटी हमेशा रखते हैं, तो इस कारण उनके ऊपर चेक रखने के लिए ऐसी बॉडीज बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी पावर्स इस कारण ये दी हुई है, ये जेल विजिट पे जा सकते हैं ताकि ये देखने की कैदियों को कैसी कंडीशन में रखा जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे काम करते हैं। अब एनएचआरसी के मेंबर कौन कौन होते हैं, एक देखो चेयरपर्सन होता है इसका, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड या सर्विंग हो सकता है, मतलब चीफ जस्टिस तो हमेशा रिटायर्ड होगा, ठीक है, जज रिटायर्ड भी हो सकता है या सर्विंग भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वन मेंबर हु इज और हैज बीन अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, तो ये चेयरमैन उनमें से भी कोई हो सकता है, तो बाकी एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट में से और होगा, फिर एक मेंबर चीफ जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट का रिटायर्ड मेंबर होगा, ठीक है, फिर तीन मेंबर कोई भी ऐसे स्पेशल नॉलेज के होने चाहिए जिन्हें ह्यूमन राइट्स के और मतलब जितने भी इश्यूज हैं, इंटरनेशनल लॉज, इन सारी चीजों की नॉलेज होती है उन्हें, और उनमें से एक एटलीस्ट वुमेन होनी चाहिए। ये जो तीन स्पेशल तुमने एक्सपर्ट्स हैं, ये तीन एक्सपर्ट्स में से एक वुमेन का होना जरूरी है। और लास्ट में ये जितनी भी तुम्हारी नेशनल कमीशन है ना, जैसे कि शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, वुमेन की, माइनॉरिटीज की, बैकवर्ड क्लासेस की, इंडिया में जितनी भी कमीशन हैं, इन सबके चेयरमैन भी इसके मेंबर होते हैं, क्लियर है। अब ये जो मेंबर्स हैं और इसका जो चेयरमैन है, इन्हें सिलेक्ट कौन, अपॉइंट कौन करता है, इनके अपॉइंटमेंट लेटर पे साइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी मनमर्जी से साइन नहीं कर सकता, वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे साइन करता है। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा का, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये चीज याद रखना, डेप्यूटी है यहाँ पे, ये तुम्हारे पॉलिटी में भी आएगी, तो वहां पे इससे ज्यादा डिटेल में आएगा जब पूरे सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ अभी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ना जरूरी है, तो अभी साथ में रीडिंग करके इसे याद रखने की कोशिश करना, कौन 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 इसका मेंबर है, एक ये क्वेश्चन आ सकता होता है हमेशा तुम्हें, और ये किन की रिकमेंडेशन पे चूज किए जाते हैं, ये क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली तुम्हें सिलेक्ट करना होता है कि इनमें से कौन कौन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता होता है, ये पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, क्लियर है। तो ये थे आज के तुम्हारे छोटे से करंट अफेयर, किसी करंट अफेयर में कोई डाउट नो सर। नहीं, ठीक है, तो ये थे तुम्हारे करंट अफेयर्स।